नमस्कार आप सबको। एविडेंस एक्ट की इस सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2 जो धारा 5 से लेकर 55 तक है। 5 हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 6 से 55 पर। 6 से 55 बेसिकली संबंधित है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स क्या होता है, हमें इस बात की चर्चा ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स इनको कहते हैं कि आप हर किसी फैक्ट का एविडेंस नहीं दे सकते, आप सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं जिन्हें एविडेंस एक्ट रेलेवेंट मानता है, मतलब जिसका घटना से संबंध है। तो अगर चर्चा फैक्ट इन इशू और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में डिफरेंस किया जाए, हम रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू में डिफरेंस करें तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि रेलेवेंट फैक्ट ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं। कोई तथ्य कितना संबंधित होगा ये हम ये नहीं कह सकते, ये उस मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। जबकि फैक्ट इन इशू वो इश्यूज़ होते हैं जिन पे पार्टीज़ के बीच डिस्प्यूट है, उनका विवाद है, जिन पे पार्टीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ डिपेंड करते हैं। जैसे फैक्ट इन इशू है, ये क्या होता है, साध्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसे अचीव करना है। जबकि रेलेवेंट फैक्ट हैं वो मीजर्स होते हैं, साधन होते हैं, मीन्स कह सकते हैं हम उनको, वो साधन हैं जिनके द्वारा हम उनको प्राप्त करते हैं। तो अब हमारे सामने सवाल अगला ये आता है, क्या हर वो फैक्ट जो रेलेवेंट है वो साक्ष्य में लिया जाएगा, एडमिसिबल होगा, या जो फैक्ट एडमिसिबल हैं वो एविडेंस में रेलेवेंट माने जाएंगे? नहीं, इट इज़ नॉट 100% ट्रू, बट वॉट इज़ द मैक्सिम। ये कहता है हर वो फैक्ट जो एडमिसिबल है वो रेलेवेंट होगा, हर वो फैक्ट जो एडमिसिबल है वो रेलेवेंट होगा, और जो रेलेवेंट है वो एडमिसिबल होगा, ये हम कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो रेलेवेंट तो हैं और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं लेकिन एडमिसिबल नहीं होते। जैसे धारा 121 एविडेंस से स्टार्ट होता है और 130 तक अगर आप देखेंगे फैक्ट्स को, वो रेलेवेंट तो हैं लेकिन एडमिसिबल नहीं होते। जैसे हस्बैंड वाइफ से, ये वाइफ हस्बैंड से कुछ कहती है, इन बात को आप रेलेवेंट होते हुए भी एविडेंस में नहीं दे सकते। क्लाइंट एडवोकेट के बीच की जो बातचीत है, लीगल एडवाइज़र और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच की एडवाइस है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये रेलेवेंट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं है। वहीं पर कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो रेलेवेंट नहीं हैं लेकिन एडमिसिबल होते हैं। जैसे 145 आप देखेंगे, 145 से 146 है, ठीक है, 150 तक के फैक्ट्स, ये रेलेवेंट न होते हुए भी एडमिसिबल फैक्ट है, साक्ष्य में ग्राह्य हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी ये सिमिलर नहीं है, सिनोनिम नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका अलग अलग स्कोप है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट धारा 6 से 55 तक हम पढ़ेंगे, जबकि एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट है ये बाय लॉ फिक्स होता है, जो सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट उसको क्लियर करता है। धारा 136 में न्यायालय तय करता है कि कोई फैक्ट एडमिसिबल है अथवा नहीं है। तो अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें कि एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान देना है कि सभी रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी एडमिसिबल फैक्ट हैं वो रेलेवेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। रेलेवेंसी का जो स्कोप है वो एडमिसिबिलिटी से थोड़ा ज़्यादा है, एक्सटेंड वाइड है, जबकि एडमिसिबिलिटी का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। थर्ड हम डिफरेंस देख सकते हैं कि रेलेवेंसी ये लीगल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है, लेकिन एडमिसिबिलिटी है ये हमेशा सिर्फ लीगल ही होती है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स ये मैटर ऑफ फैक्ट है, तथ्य का प्रश्न है, जबकि लीगलिटी क्वेश्चन ऑफ लॉ है। रेलेवेंसी धारा 6 से लेकर 55 तक बता रखी है, जबकि एडमिसिबिलिटी को धारा 136 में बताया हुआ है। ये इनके बेसिक डिफरेंस रहेंगे, आप वीडियो को सुन के दोबारा नोट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच जो अंतर है ये राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में किया गया था। ये केस आप ज़रूर नोट रखना, इसमें कोई आपसे मिस्टेक ना हो जाए, गलती मत करना आप, ठीक है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और भी समझ सकते हैं कि धारा 25 में पुलिस ऑफिसर से किया गया कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है, साबित नहीं किया जा सकता। तो ये रेलेवेंट तो है लेकिन प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि धारा 25 मना कर देती है। इस प्रकार से हर रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और हर एडमिसिबल फैक्ट रेलेवेंट हो ये भी ज़रूरी नहीं है।
बात करते हैं धारा 6 की, जिसको कहते हैं रेस जेस्टे। रेस जेस्टे मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता इसको क्यों कहते हैं? अनिश्चितता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो व्यक्ति एविडेंस देने आया है, जो गवाही दे रहा है, उसने घटना नहीं देखी, ना वो घटनास्थल पे प्रेजेंट था, फिर भी उसके एविडेंस को कोर्ट ने अलाउ किया। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों इस एविडेंस में इस धारा 6 को अलाउ किया गया? जबकि एविडेंस का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि हियर से एविडेंस को अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। तो धारा 6 ये कहती है कि कुछ मैटर्स, कुछ फैक्ट्स, वो फैक्ट इन इशू से स्वयं फैक्ट इन इशू नहीं है, वे तथ्य जो विवादक न होते हुए भी विवादक तथ्यों से इस प्रकार संसक्त हैं, अटैच हैं, सो कनेक्टेड कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर हो या अलग अलग समय और स्थान पर गठित हो। मतलब फैक्ट्स जो खुद फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन वे फैक्ट इन इशू से इतने कनेक्टेड हैं कि वो एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट बन जाते हैं। वो सेम प्लेस और सेम टाइम पर हो सकते हैं या डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम पर भी हो सकते हैं। फैक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and places। क्लियर है? तो इस धारा को रेस जेस्टे कहा जाता है। आप ध्यान रखना, इसमें दो बातों की बात करता है, ठीक है, कि ये घटना से ठीक पहले, घटना के ठीक बाद और घटना घटते समय किसी व्यक्ति अपराधी हो सकता है, व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, विक्टिम हो सकता है, विक्टिम आसपास खड़े लोग हो सकते हैं, उनके द्वारा कहे गए कोई भी शब्द, किया गया कोई भी आचरण धारा 6 में सुसंगत होता है, रेलेवेंट है। जैसे आर बनाम फोस्टर का आप केस देखेंगे। आर बनाम फोस्टर में क्या है, एक ट्रक टक्कर मार के चला जाता है, घायल व्यक्ति, इंजर्ड पर्सन सड़क पे रोकर चिल्ला के कह रहा है कि मुझे उसने टक्कर मारी, और एक व्यक्ति उसको सुन रहा है, वो आकर कोर्ट में कहता है। तो जिस समय घटना घटी उस समय ये सिर्फ फीलिंग्स बोल रही हैं उसकी, उसको कहानी बनाने का वक्त नहीं मिलता। धारा 6 को इसलिए रिलेवेंट माना क्योंकि इसमें व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता, वो घटना से जुड़ी हुई बात को तुरंत शेयर करता है। ऐसे ही आर बनाम बेडिंगफील्ड का केस है। इसमें एक लड़की का गला काट दिया गया, वो लड़की चिल्लाते हुए बाहर निकली और उसने कहा कि देखो मेरी प्यारी चाची, बेडिंगफील्ड ने मेरा क्या हाल कर दिया है। उसके स्टेटमेंट को धारा 6 में रिलेवेंट माना, न कि धारा 8 में, 6 में इसमें मना कर दिया गया था, क्योंकि ये स्टेटमेंट घटना घटते समय नहीं किया गया था, घटना घटने के बाद किया गया था, जो कि एक डिस्प्यूटेड जजमेंट माना जाता है। इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को चाकू से मारा, तो जिस समय उसके द्वारा इस प्रकार से हमला किया जा रहा था उस समय घटना के आसपास खड़े लोगों द्वारा कुछ स्टेटमेंट किए गए, वो स्टेटमेंट फैक्ट्स में रेलेवेंट माने गए। ध्यान रखना है, इसमें टाइम और प्लेस एक ही हो, ज़रूरी नहीं है, अलग अलग टाइम और प्लेस पे की गई घटना भी फैक्ट एक ही समव्यवहार का भाग मानी जाती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी पॉइजन से मारा जाता है, बताया गया कि ये पॉइजन अगर सुई की नोक जितना पॉइजन डेली चाय में मिला के पिलाया जाए या किसी भी खाने की चीज़ में मिला के दोगे तो व्यक्ति की 1 साल बाद डेथ हो सकती है। ये स्लो पॉइजन किसी पोस्टमार्टम में या किसी भी जांच में नहीं आएगा। तो ये जो पॉइजन है इसका 1 साल से लगातार थोड़ा थोड़ा दिया जाना एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा, इनको अलग अलग नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, धारा 6 हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साक्ष्य विधि में क्या सुनी सुनाई बात का अनुश्रुत साक्ष्य कहते हैं इसको हिंदी में, अनुश्रुत साक्ष्य क्या अलाउड है? नहीं, अनुश्रुत साक्ष्य का अलाउड नहीं है। लेकिन इसका पहला अपवाद जो हम देख रहे हैं वो धारा 6 है, जिसको हम रेस जेस्टे कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और केस हैं। रतन बनाम क्वीन का आप केस देख सकते हैं। इसमें एक महिला पुलिस को फ़ोन करती है कि मुझे पुलिस चाहिए, पुलिस एड्रेस नोट करती है, वहाँ पहुँचती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। हस्बैंड ने कहा एक्सीडेंट से गोली चल गई। पुलिस का तर्क था या न्यायालय ने माना कि वो कौन आदमी होगा जिसको एक्सीडेंट से पहले पता चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है, दुर्घटना से पहले मृत्यु की आशंका नहीं होती, इसलिए उसका घटना घटते समय किया गया स्टेटमेंट एक ही समव्यवहार का पार्ट माना गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम चर्चा करेंगे आर वर्सेस रिचर्डसन के केस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इस लेक्चर के जो पॉइंट्स हैं उनको सुनिए, समझिए और चर्चा कीजिए। थैंक यू।